किया हुआ है ना, इसमें ये लिखा हुआ है कि अब एक्सेल को हम लोग 4 पार्ट में बांटे हैं, यानी कि 4 भाग में बांट के इसको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, 4 भागों में बांट के। और इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वही इसमें पहला भाग इसमें है टाइप 1 में लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको एक्सेल की बेसिक कंसेप्ट दिया जाएगा। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सेल का बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानना है। सेकंड है आपका यहाँ पे टाइप 2 में कि मेनू बाई क्लासेस चलेगी, जिस जैसे फाइल मेनू, होम मेनू, पेज लेआउट मेनू इत्यादि। यानी कि हर मेनू बाय मेनू करके आपका क्लास चलेगा, जिसमें आपका हर मेनू का चलेगा, जैसे कि फाइल मेनू का हो गया, एक होम मेनू का हो गया, बारी बारी से इस तरह से चलेगा। यानी कि बारी बारी से आपका हर मेनू बाय मेनू जब चलेगा तो आपको समझ में आएगा कि किस मेनू में क्या क्या ऑप्शंस है, चाहे उस ऑप्शंस का क्या क्या यूजेज है, तो इसके बारे में हमें क्या होगा, जानकारी मिलेगा। तीसरा है आपका यहाँ पे टाइप 3 में लिखा हुआ है कि एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज बाई हर चीजों को बताया जाएगा। यानी कि देखिए थर्ड स्टेप यहाँ पे ये है कि एक्सेल में जो है ना, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, यानी फॉर्मूला लगा के भी सभी ऑप्शंस को बताया जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला का कहाँ यूज है, कौन सा फॉर्मूला का क्या यूज है, और कब किस कंडीशन में उस फॉर्मूला को यूज किया जाता है। यानी कि एक्सेल में मस्ट है बहुत फॉर्मूला, फॉर्मूला बहुत मस्ट है। यानी कि एक्सेल में फॉर्मूला को जानना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप फॉर्मूला एक्सेल में नहीं जानेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं एक्सेल को सीखने का। तब तो इससे बेहतर है कि आप एमएस वर्ड को ही सीख के छोड़ दें, है ना। ये हो गया। फिर यहाँ पे टाइप 4 में है, टाइप 4 में लिखा हुआ है कि अंत में आपको एक्सेल से संबंधित कुछ एमसीक्यू पेपर दिए जाएंगे, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि मल्टी क्वेश्चन है ना, मतलब कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होता है वो आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं, दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। यानी कि 4 भागों में आपका यहाँ पे देखिए बांटा हुआ है, 4 भाग में बांटा हुआ है कि सबसे पहले हमें इसका बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना है, उसको अच्छा समझना है कि क्या क्या होता है। दूसरा है कि इसमें हर मेनू बाय मेनू हम लोग जानेंगे। तो चलिए कैसे पता चलेगा कि मेनू क्या है, ये सभी देखिए इसमें आपका जो बेसिक जो बोला गया ना, बेसिक मतलब कि जैसे कट का ऑप्शन का क्या यूज है, मैक्सिमाइज का मिनिमाइज का क्या यूज है, ये टाइटल वर्क का क्या यूज है ना, ये सभी के बारे में आपको बेसिक जानकारी मिलेगा। दूसरा है आपका यहाँ पे कि हर मेन्यू बाय मेन्यू आपको क्लास चलेगा, यानी कि जानकारी मिलेगा। मतलब होता है कि आपका हर मेन्यू, जैसे होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा मेन्यू, है ना। इस तरह से क्या होगा कि हर मेन्यू बाय मेन्यू आपको क्या होगा, सभी के बारे में आपको जानकारी मिलेगा कि किस मेन्यू में क्या काम होता है, उसका क्या यूज है, इसके बारे में आपको अच्छा से जानकारी मिलेगा। हर मेन्यू बाय मेन्यू जानना है। तीसरा आपका यहाँ पे फार्मूला से रिलेटेड, यानी कि जब हम एक्सेल को जब ओपन करते हैं, एक्सेल में यहाँ पे डाटा को जब हम टाइप करते हैं, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि डाटा को टाइप करने के बाद फार्मूला वाला डाटा को कैसे फार्मूला लगाना है, कब घटाना है, कब सब मैंने कि ऐड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, सभी के बारे में आपको बारीकी से बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन को आप याद रखिएगा। ये पहला बेसिक कंसेप्ट चलेगा हमारा, फिर फाइल मेनूज बाय चलेगा, उसके बाद फिर फार्मूला से रिलेटेड, फिर लास्ट में एमसीक्यू। ये तीनों के बाद में आपको एमसीक्यू दिया जाएगा कि आपको ये समझ में आएगा, समझ में आए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि अभी तक आपको जो पढ़ाया गया है, समझाया गया है, उसमें आपको क्या समझ में आया। ठीक है, चलिए यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट, यहाँ पे एक्सेल का जो है बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एम एस एक्सेल क्या है। यानी कि एम एस एक्सेल क्या है, व्हाट इज एम एस एक्सेल। यानी कि सबसे पहले हम जिस चीज के बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं, है ना, जिस चीज के बारे में हम सीखना स्टार्ट किए हैं, उसके बारे में हमें अच्छा से जानना होता है कि हम उसके बारे में जाने, और वो क्या चीज है, हम जो सीखना स्टार्ट किए हैं वो क्या चीज है, उससे क्या होता है, उसका काम क्या होता है। ऐसे हम थोड़ी सीखना है, हम सभी को सीखना है तो उसके पीछे रीजन भी तो पता होना चाहिए ना, कि हम सीख रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। ठीक है, चाहे वो जिस सॉफ्टवेयर को हम सीखना स्टार्ट किए हैं, उस सॉफ्टवेयर से संबंधित क्या काम होता है, इसके बारे में जानना अनिवार्य होता है। तो वही लिखा हुआ है कि एम एस एक्सेल क्या है। एम एस एक्सेल में लिखा हुआ है
कि एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। देखिए एम एस एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इस स्प्रेडशीट को अभी हम अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। ये रेड इस यहाँ पे कलर किया हुआ है, इसको अच्छा से हम एक्सप्लेन करेंगे कि स्प्रेडशीट होता क्या है। ठीक है, अभी सिंपल से समझिए कि एम एस एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका पूरा नाम एम इजक्वल टू माइक्रो, एस इजक्वल टू सॉफ्ट, यानी कि एम से होता है माइक्रो और एस से होता है सॉफ्ट, यानी कि अर्थात माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। क्या होता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। एम एस एक्सेल एक क्या है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका पूरा नाम एम फॉर माइक्रो, एस फॉर सॉफ्ट होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसका जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। इसमें लिखा हुआ है कि इसे शॉर्ट में एक्सेल भी कहा जाता है, इसे शॉर्ट में एक्सेल भी कहा जाता है। देखिए एक्सेल के बारे में जो होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक्सेल के बारे में अलग अलग नाम से उसको क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, यानी कि उसको बुलाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एम एस एक्सेल के बारे में हम जानते हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि ऑफिस एक्सेल के बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक्सेल के बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में जानते हैं। यानी कि जिनको जैसा समझ में आता है वैसा वैसा क्या होता है, वो अपना नाम से प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना है कि सभी का मतलब एक ही होता है। एम एस एक्सेल का मतलब भी एक ही होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मतलब भी एक्सेल ही होता है, और एक्सेल का मतलब भी एक्सेल ही होता है, और ऑफिस एक्सेल का मतलब भी एक्सेल ही होता है। तो सबसे पहले जो आप लोकल में जहाँ रहते हैं ना, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का जो भाषा जो होता है, बोलचाल जो होता है ना, उससे आपको ये समझ समझ में आना चाहिए कि हाँ सही में क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। तो ये सभी चीज़ के बारे में आपको जानने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोफेशनली पढ़ा दिए जैसे, और आपको और कोई बोल दिया कि एक्सेल के बारे में आपको नॉलेज है, आप तो सब वो सब समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम पढ़े थे, ये सिर्फ एक्सेल बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी एक्सेल है, एक्सेल भी एक्सेल ही है, एम एस एक्सेल भी एक्सेल ही है ना, ये ऑफिस एक्सेल भी एक्सेल ही है। तो ये आपको अब समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आपको इस तरह से ना बोले कि हाँ आपको नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट इसमें लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्या है, एक भाग है। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक क्या है, भाग है। यानी कि ऑफिस का भाग मतलब होता है कि ये देखिए ऑफिस क्या है, एक ग्रुप है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक सॉफ्टवेयर का ग्रुप बनाया हुआ है, कि ये ग्रुप को, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ग्रुप है, इसको कंप्यूटर में एक बार इंस्टॉल कर दिया जाए तो आपको अलग अलग से कोई भी चीज को इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होता है एक्सेल से, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड। जैसे कि अगर आप एम एस ऑफिस अगर आप इंस्टॉल कर लिए अपने कंप्यूटर लैपटॉप में, तो उसमें एम एस वर्ड भी ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर एम एस एक्सेल भी होता है, इसके अंदर एम एस पावर पॉइंट भी होता है, इसके अंदर एम एस एक्सेस भी होता है, इसके अंदर एम एस पब्लिशर भी होता है, इसके अंदर एम एस आउटलुक होता है। इसमें बहुत सारा होता है ना, इसमें एम एस पेज मेकर होता है, यानी कि सब कुछ होता है। पेज मेकर सॉरी ये नहीं होता है, ये सभी चीजें होता है ना, एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट, ये सभी चीजें जो होता है ना इस ऑफिस के अंदर होता है। एक बार इंस्टॉल करेंगे तो इसके अंदर सभी चीज आएगा, यानी कि आपको पार्टिकुलरली जो होता है ना, एक एक चीज को आपको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होता है। ये एक बार इंस्टॉल होगा, कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। जब विंडो चढ़ता है, जब कोई भी कंप्यूटर को फॉर्मेट करके जब विंडो 10 7 चढ़ाया जाता है, उसमें लोड किया जाता है, तो उस समय क्या होता है, ये ऑफिस अगर विंडो 7 है तो 7 का ऑफिस चढ़ेगा, विंडो 10 है तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि ऑफिस आपका 10 चढ़ेगा। 10 चढ़ेगा तो उस ऑफिस के अंदर बहुत सारा होता है, ऑफिस का है, ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर बहुत सारा चीज होता सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे कि एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस, एम एस पब्लिशर, ये सभी इसके अंदर रहता है। ठीक है, वही इसमें लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्या है, एक भाग है। यानी कि इस एम एस ऑफिस का ही एक क्या है, भाग है। क्या, एम एस एक्सेल, मतलब इसके अंदर एम एस ऑफिस के अंदर एम एस ऑफिस के अंदर ही एम एस एक्सेल पाया जाता है। ठीक है, जिसका एक भाग क्या है, एक्सेल है। एक भाग का मतलब क्या होता है, पार्ट होता है। इसमें लिखा हुआ है कि जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेरिका ने बनाया है। देखिए कभी भी जब ये चर्चा आता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहाँ की कंपनी है, तो आप वहां पे बेहिचक बोल सकते हैं कि अमेरिका की कंपनी, अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट कौन सा कहाँ की कंपनी है, तो अमेरिका की कंपनी, यूनाइटेड स्टेट का है ना, वहाँ की कंपनी है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि ये विंडोज, मैक, एंड्रॉयड इत्यादि यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यानी कि ये विंडोज, मैक, एंड्रॉयड इत्यादि यूजर्स के लिए उपलब्ध है। ये देखिए 3 वर्जन में आपका ये क्या किया है, एक्सेल को उपलब्ध किया है 3 वर्जन में। जैसे क्या क्या,
विंडोज, विंडोज इसमें लिखा हुआ है ना, ये सर्किल ये जो घेरा हुआ है, ये अभी जो हम लोग सिलेक्ट किए हैं इसमें विंडोज है। विंडोज जो है ना, विंडो क्या होता है, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सभी चीज क्या सपोर्ट करता है, विंडोज सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। मैक जो होता है, मैकबुक जो होता है ना, मैक यानी कि ये आईफोन मैक जो होता है, मैकबुक जो होता है एप्पल का, वो सब सपोर्ट करता है। जैसे कि आईफोन हो गया, ये सब में क्या होता है, मैक वर्जन का ये यूज होता है और उसी को सपोर्ट करता है। एंड्रॉयड जो होता है, जो हम लोग जनरली मोबाइल जो चलाते हैं, ये क्या होता है, एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड ऐप होता है। तो ये भी यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है अपने एक्सेल को ना, एक्सेल को यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को तीनों वर्जन में निकाल चुका है। यानी कि आईओएस को, मैक को हम लोग यहाँ पे आईओएस भी बोल सकते हैं, जो कि एप्पल का ये अपना है, कंपनी है ना, होता है। तो वो भी अपने क्या किया, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि एप्पल कंपनी भी यूज कर सकता है इसको, विंडोज भी यूज कर सकता है। विंडोज में जैसे कि लैपटॉप कंप्यूटर है, इसमें भी इसका सॉफ्टवेयर आता है। यानी कि इस तरह से एंड्रॉयड में है कि यानी मोबाइल में आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यानी तीनों वर्जन में उपलब्ध है, इसको आप जिसमें मन वहां पे यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अमेरिका की कंपनी है, वहां पे ज्यादा एप्पल का ये सब लैपटॉप चलता है, मैकबुक चलता है, आईफोन चलता है, तो वहाँ पे क्या है, अगर एंड्रॉयड सिर्फ रहे तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। विंडोज है तो विंडोज है तो सिर्फ कंप्यूटर वाला ही यूज कर सकता है, लैपटॉप वाला ही यूज कर सकता है, इसको चाहकर कम मोबाइल वाला यूज नहीं कर सकता है। एंड्रॉयड है ओनली फॉर, अगर एंड्रॉयड में कोई सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई हुई है, ऐप बनाई हुई है, तो क्या होगा, वो एंड्रॉयड वाला सॉफ्टवेयर को आप मैक में यूज नहीं कर सकते, चाहे विंडोज में यूज नहीं करते। ठीक है, कभी कभी आप सभी को ये चीज होगा, ये चीज देखने को मिला हुआ है। आप लोग जैसे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं, वो जैसे खान जी का हो, चाहे कोई भी टीचर का, है ना, कोई भी टीचर का अगर आप ज्वाइन किए हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस ऐप परचेज किए हुए हैं, तो वो क्या होता है, एंड्रॉयड होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे ऐप क्या होता है कि आप परचेज करते हैं कोर्सेज को, तो उसको आप लैपटॉप से क्लास नहीं कर पाते हैं, सिर्फ मोबाइल में चलता है। क्यों? क्योंकि वो एंड्रॉयड वर्जन में ही सिर्फ बना हुआ है, उसका विंडो वर्जन में नहीं है। क्योंकि एंड्रॉयड वर्जन, एंड्रॉयड वर्जन हो गया, विंडोज वर्जन हो गया, मैक वर्जन हो गया, आईओएस वर्जन हो गया, ये चारों में, तीनों में अगर बनवाया जाए तो कॉस्ट काफी बढ़ जाता है ऐप का, है ना। इसलिए क्या करते हैं सभी जो जितने भी ऑनलाइन क्लासेस वाले होते हैं ना, या तो आईफोन, आईओएस, मतलब आईओएस और एंड्रॉयड, या तो सिर्फ एंड्रॉयड रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भारत में मैक्सिमम जो यूज करते हैं लोग एंड्रॉयड ही यूज करते हैं। और 100 लोग का मोबाइल देखा जाए, जिसमें जरूर है कि 95 लोग का एंड्रॉयड होगा, 5 ही लोग हो सकते हैं आईओएस यानी कि आईफोन वगैरह यूज करते हैं। तो इसलिए क्या है, इसका डिमांड यहाँ पे एंड्रॉयड का ज़्यादा है। तो बहुत सारे ऐप से यानी आप लोग क्लास परचेज करते हैं, तो उसको लैपटॉप कंप्यूटर से क्लास नहीं कर पाते, तो समझ जाइए कि वो सिर्फ एंड्रॉयड में है। अब बहुत सारा क्लासेज है जिसको आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप में भी कर सकते हैं और ऐप पे भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, ये दोनों वर्जन में उपलब्ध होता है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि इत्यादि यूजर्स के लिए उपलब्ध है यानी कि तीनों वर्जन्स वाले यूजर्स के लिए क्या है, उपलब्ध है। ठीक है, तो आपको ये बेहतर ढंग से समझना होगा और बुझना होगा। नहीं समझिएगा, नहीं बुझिएगा तो क्या होगा, आप ही को परेशानी होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है कि नहीं, और कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, बेहिचक बेहिचक आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इसमें कोई लेकिन परंतु नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका इंग्लिश में भी दे दिया गया है, जिनको इंग्लिश में समझना है इंग्लिश में समझ सकते हैं कि एम एस एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम हुज फुल नेम इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसका पूरा नाम एम फॉर माइक्रो, एस फॉर सॉफ्ट होता है, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेल इन शॉर्ट, जिसे हम इन शॉर्ट में एक्सेल बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक पार्ट हिस्सा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी यूएस, जो कि कंपनी है कहाँ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेरिका की। इट इज अवेलेबल फॉर विंडोज, मैक, एंड्रॉइड ईटीसी यूजर्स के लिए, यानी ये उपलब्ध है विंडोज, मैक और मैकेनिटोस यानी कि मैकबुक और एंड्रॉइड ईटीसी, ये तीनों वर्जन में उपलब्ध है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हमारा बारी था क्या चीज का, यहाँ पे बारी था हमारा स्प्रेडशीट का, यानी कि स्प्रेडशीट हम किसे कहते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट किसे कहते हैं, इसके बारे में जाना था। देखिए, लिखा हुआ है इसमें कि वाट स्प्रेडशीट या वर्कशीट, इस दोनों को एक ही बात है, इवन एक को ही, स्प्रेडशीट को ही दोनों चीज बोला जाता है। या तो आप इसको स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं, चाहे वर्कशीट, यानी वर्कशीट का मतलब कि जिसपे आप काम कर रहे हैं इसको वर्कशीट बोलते हैं। स्प्रेडशीट प्रोफेशनल भाषा हो गया आपका, ये कंप्यूटर की भाषा में। ठीक है, स्प्रेडशीट क्या होता है या वर्कशीट क्या होता है, दोनों अगर क्वेश्चन, दोनों अगर है तो समझिए कि स्प्रेडशीट है। जहाँ पे स्प्रेडशीट लिखा हुआ समझिए स्प्रेडशीट है, जहाँ वर्कशीट लिखा हुआ इसका मतलब भी समझिए कि वो स्प्रेडशीट है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज क्या है,
एक स्प्रेडशीट क्या होता है, लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट जिसमें डाटा को ग्रिड की पंक्तियों यानी कि रोज और स्तंभों यानी कि कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। क्या लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज जिसे डाटा को ग्रिड की पंक्तियों पंक्तियों यानी कि रो और स्तंभों यानी कि पंक्तियों और स्तंभों यानी कि रो एंड कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है और गणना में इसका उपयोग किया जाता है। क्या है, और गणना में इसका उपयोग किया जाता है। इसे हम स्प्रेडशीट के फार्मूला का प्रयोग करके जोड़ गुना भाग बटाव इसे कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जिसमें डाटा ग्रिड की पंक्ति और रो में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब कि क्या होता है, ये जो आपका ग्रिड लाइन से दिख रहा है ना, आपको हम एक मिनट हम बताते हैं, यहाँ से ऑल बॉर्डर्स करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका जो ये कलर हम कर देते हैं इसको, ठीक है, कलर कर दिए, इसको भी हम क्या किए, कलर कर देते हैं दूसरा कलर से, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपको देखिए ऊपर से जो नीचे की ओर आता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम बोलते हैं। और ये लेफ्ट टू राइट जो होता है, चार पे जब क्लिक कीजिएगा लेफ्ट टू राइट जब ये सिलेक्ट हो जाएगा, इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो देखिए यहाँ ग्रिड की पंक्ति, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट या दस्तावेज को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्यूमेंट, जिसमें डाटा को या डेटा को ग्रिड की पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित करना मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है। यानी कि ये देखिए ये लाइन हो गया, यानी कि ये कॉलम का लाइन हो गया दोनों तरफ, और ये रो का लाइन हो गया, दोनों क्या होगा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। रो एंड कॉलम की लाइन को क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज किया है, जो कि ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर में है ना। ये सॉफ्टवेयर में देखिए, सॉफ्टवेयर को हम लोग देख तो सकते हैं लेकिन उसे टच नहीं कर सकते यानी छू नहीं सकते हैं, ये चीज को याद रखिएगा। देखिए हवा को जैसे हम लोग देख नहीं सकते, महसूस करते हैं ना, उसी तरह से ये भी जस्ट अपोजिट है कि हम इसको देख तो सकते हैं लेकिन इसको टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम टच कर रहे हैं तो समझिए डिस्प्ले को टच करें, अगर आपका डिस्प्ले फूट जाएगा तो ये सॉफ्टवेयर आपको नहीं दिखेगा, तो ये भाग जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सॉफ्टवेयर को हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर को हम लोग देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वही इसमें लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जिसमें डाटा को ग्रिड की पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि पंक्ति, स्तंभों मतलब कि कॉलम, और पंक्तियों मतलब कि रो में व्यवस्थित करना मतलब ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। और गणना में इसका उपयोग किया जाता है। क्या चीज है, गणना में माने कैलकुलेशंस, गणना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैलकुलेशंस में इसका यूज करते हैं। देखिए अगर एमएस एक्सेल में ये कॉलम कॉलम का लाइनिंग, रो का लाइनिंग और इस तरह से लाइनिंग बॉक्स बॉक्स नहीं बना हो, ये ग्रिड लाइंस नहीं हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस बोलते हैं। देखिए इसको एक शॉर्टकट में आप ये भी बोल सकते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, इंटरसेक्ट यानी कि जो कॉलम एंड रो को एक दूसरे को काटता हो, जैसे कि एक लाइन हो गया ऊपर से नीचे की ओर, और ये हो गया लेफ्ट टू राइट हो गया, ये क्या किया, एक दूसरे को काट रहा है, आर पर काट रहा है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस बोलते हैं। अगर ग्रिड लाइंस नहीं होगा एमएस एक्सेल में तो आप इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। जैसे कि एमएस वर्ड में हम लोग एमएस वर्ड को यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड पे हम चाह कर भी यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसमें कुछ ही फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे बराबर एस यू एम, है ना, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, कुछ भी। अब यहाँ पे सेल समझ में आएगा नहीं आपको, है ना, यहाँ पे सम, देखिए कुछ हुआ नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्रिड लाइंस नहीं है। ग्रिड लाइंस जब तक नहीं होगा ना, ये एक्सेल का है, एक्सेल में जब तक ग्रिड लाइंस नहीं होगा, देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला ला के आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, फिर यहाँ पे आपका 40 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे 57 हो गया। ठीक है, अब इसको हम काउंट करते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको जोड़ते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं कि बराबर, तो यहाँ पे हम व्हाइट में, एक मिनट, यहाँ पे इसको जोड़ते हैं। ठीक है, दोनों इसको दोनों को जोड़ते हैं, तो इसको हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, इसको यहाँ पे जोड़ना है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लगेगा, बराबर एस यू एम सम, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यहाँ से ये सेल पे क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पे रेशियो का साइन दे देंगे, फिर यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों को जोड़ के बता दिया ना, ये बता दिया है। फॉर्मूला बार में यहाँ पे आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिखा रहा है, दिखा रहा है। लेकिन वही अगर आप एमएस वर्ड में आएंगे तो एमएस वर्ड में
कहाँ से लगाएंगे फॉर्मूला? जैसे यहाँ पे हम लोग जो अभी सिलेक्ट किए हैं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है यहाँ पे कि बराबर सम F8 रेशियो के साथ G8। F8 ये कहाँ से आया है, तो F8 है आपका ये सेल का नाम, सही है, यानी कि इंटरसेक्शन। अब सेल के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। देखिए सेल किसे कहते हैं, यानी कि सेल उसे कहते हैं जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। जैसे कि हम एक रो एंड कॉलम को काटने की वजह से, है ना, रो एंड कॉलम के कटने की वजह से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का निर्माण होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है ना, ये कॉलम है ऊपर से नीचे, ये लेफ्ट राइट क्या है आपका रो है। इसके वजह से कॉलम और रो को बनने की वजह से, रो और कॉलम के लाइट को कटने की वजह से यहाँ पे एक बॉक्स का निर्माण हो रहा है। देखिए ये सब बॉक्स का निर्माण हो रहा है, रेक्टेंगल बॉक्स है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है, इसमें सेल बोलते हैं। ये सेल एक होता है कोशिका, ये सेल होता है एक्सेल का सेल होता है, तो CELL इसको बोलते हैं सेल। यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम इसका क्या होता है, सेल। यानी कि ऐसी ऐसी ऐसे मैंने इसमें ये भी बोल सकते हैं कि कॉलम एंड रो को बनने की वजह से, जैसे ये कॉलम ऊपर से नीचे हो गया और लेफ्ट टू राइट क्या हो गया, ये रो हो गया, इसके वजह से कॉलम और रो को बनने की वजह से बीच में जो एक बॉक्स का निर्माण होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे सेल को पहचानना पड़ता है कि ये 40 जो है किस सेल में है। तो 40 F कॉलम में है, पहले कॉलम में देखा जाता है कि किस कॉलम में है, ये F कॉलम में है। उसके बाद ये दिखाया जाता है किस रो में है, तो 8 नंबर रो में है, ठीक है, 8 नंबर रो में, यानी कि ये क्या हो गया आपका, चार एफ कॉलम में है और क्या है यहाँ पे 8 नंबर रो में है, तो इस सेल का नाम क्या हो जाएगा, 40 का F8 हो जाएगा। फिर रेशियो का साइन ये फॉर्मूला में होता है। फिर यहाँ पे 57 है, 57 है, तो इस सेल का नाम क्या होगा, G कॉलम है, G कॉलम है यहाँ से, और उसके बाद क्या है यहाँ से, ये 8 नंबर क्या है, रो है यहाँ पे। इस सेल का नाम क्या हो जाएगा, G8 हो जाएगा। उसके बाद फिर ब्रैकेट आता है, फार्मूला का ही प्रोसेस है, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर यहाँ से इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए दोनों को जोड़ के यहाँ पर 97 ला दिया ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं। तो इसलिए हम वहाँ पे एक्सेल में स्प्रेडशीट का होना बहुत जरूरी है, यानी कि स्प्रेडशीट मतलब कि वर्कशीट का होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। ये अगर नहीं हो तो एक्सेल में आप कुछ भी काम को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो इसमें लिखा हुआ है कि हम स्प्रेडशीट में फॉर्मूला का प्रयोग करके जोड़, क्या करना, जोड़ना, गुना करना, भाग करना, घटाव करना, प्रतिशत निकालना इत्यादि जैसे कामों को कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपको देखे ना, यहाँ पे हम अभी आप देखे ना यहाँ पे, अभी हम निकाल के बताए हैं इसका, क्या बताए हैं, इसका सम फॉर्मूला, यानी कि जोड़ के बताए हैं। अब जोड़ने के लिए हम फॉर्मूला लगा के जोड़ के बता देते हैं। ये स्प्रेडशीट जब तक नहीं होगा तब तक आप कोई भी फॉर्मूला को नहीं लगा सकते, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए अब उसके बाद बारी आता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने 30 सितंबर 1985 यानी 1985 को मैकेनिटोस, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, मैक बोलते हैं, मैकेनिटोस के द्वारा या मैकेनिटोस के लिए एक्सेल का पहला वर्जन 2.0 और नवंबर 1987 में विंडोज का पहला वर्जन 2.03 जारी किया था, ठीक है। यानी कि एक्सेल ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 30 सितंबर 1985 को मैकेनिटोस के लिए, यानी कि मैक के लिए, मैकबुक के लिए एक्सेल का पहला वर्जन लॉन्च किया था। पहला वर्जन कौन सा लॉन्च किया था, तो वर्जन 2.0 लॉन्च किया था। और उसी साल में, सॉरी, और उसके 2 साल बाद क्या किया कि विंडोज का पहला वर्जन निकाल दिया। और उसके 2 साल बाद विंडोज का पहला वर्जन निकाल लिया, फिर जिसका नाम था 2.03, जिसका नाम था 2.03, है ना, यानी कि इसको जारी किया था। और अब वर्तमान समय में इसके कई वर्जन्स आ चुके हैं, जैसे MS एक्सेल 3, MS एक्सेल 7, है ना, MS एक्सेल 10, 13, 16, 19, 20, 22, 24, इस तरह से आपका यहाँ पे इसमें इत्यादि लगा दिया गया है कि आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसमें क्या होगा, ऐड होते जाएगा, है ना, वर्जन। क्योंकि कोई भी कंपनी जो होती है ना, कोई भी कंपनी क्या होता है कि वहीं तक नहीं सीमित रहती है। कोई भी कंपनी अगर आप कर रही है लाइफ टाइम के लिए, अगर वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है, तो अपने हर चीज में क्या होता है कि मॉडिफाई करते रहते हैं, अपडेट करते रहती है। एक गाँव में कहावत है ना कि ये, गाँव में कहावत है कि रुका हुआ पानी सड़ जाता है, रुका हुआ इंसान का सोच जो होता है ये प्रॉब्लम
क्रिएट करता है। यानी कि आपको ऑलवेज अपने आप मॉडिफाई लाते रहना चाहिए। मॉडिफाई का मतलब सही वे में, है ना। ऐसा नहीं कि आज सही है तो कल हम कुछ गलत रास्ते पे चले, चाहे कुछ गलत किसी को बोल दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, आपको अपने आप में ऑलवेज मॉडिफाई यानी कि अपडेट आपको ऑलवेज होते रहना है। ऐसा नहीं कि अपडेट नहीं होइएगा तो फिर दिक्कत हो। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन था, जैसे बहुत सारे न्यू बैचेज जो स्टार्ट हुए यहाँ पे, तो उन सभी स्टूडेंट्स को बोला गया था कि देखिए आप अपना क्या करना है, 2 मिनट का आपको अपना इंट्रोड्यूस यानी इंट्रोडक्शन का एक क्लिप बनाना है, वीडियो बनाना है। वीडियो बना के आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लास के नंबर पे सेंड करना है। इससे क्या होगा कि उसमें आपको एक बोलने का तरीका पता है कि एक बार नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, 3 बार नहीं बनेगा, 5 बार नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा। तो उससे क्या होगा, आपका उससे पहला पहले बार हेजिटेशन होगा, आपको उसमें समझ में नहीं आएगा ये क्या बोलना है नहीं बोलना। लेकिन वही 4 5 5 बार 6 बार 10 बार अगर आप बोल लीजिएगा एक बार अच्छा से, जब बोलने लगे कि हमको हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून मेरा नाम ये है, मैं पीके कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर से एडीसी से क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपना वर्जन्स को अपडेट करता रहा। वही इसमें लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट ने 30 सितंबर 1985 को मैकेनिटोस यानी कि मैक के लिए एक्सेल का पहला वर्जन 2.0 निकाला, है ना। 30 सितंबर 1985 को यानी कि 1985 में मैकेनिटो जिसको मैक बोलते हैं के लिए एक्सेल का मैकबुक के लिए एक्सेल का पहला वर्जन, उस वर्जन का नाम था 2.0। ये क्या किया था, निकाला था। और नवंबर 1987 में एक्सेल 87 में विंडोज का पहला वर्जन 2.03 जारी किया था। यानी कि 1985 में मैकेनिटोस के लिए निकाला पहला वर्जन 2.0, और उसके बाद नवंबर 1987 1987 में विंडोज के लिए पहला वर्जन 2.03 निकाला, जारी किया था। और अब वर्तमान समय में इसके कई वर्जन्स आ चुके हैं, जैसे एम एस एक्सेल 2003, 2007, 2010, 2013, है ना, 2016, 2019, इसके बाद 2020 भी है, 22 भी है, 24 भी है ना, 24 भी इत्यादि। यानी कि जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता जाएगा, इसमें इत्यादि इसलिए लिखवा दिया गया है, लिख दिया गया है इसमें कि आप कभी भी हो सकता है आज के बाद 2 साल के बाद 3 साल के बाद आप जब कॉपी को उल्टे तो उसमें इत्यादि अगर नहीं रहेगा तो फिर तब तक तो कितना सारा वर्जन अपडेट हो चुका रहेगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इत्यादि इसमें लगाया गया है, ठीक है। तो कोई कंसेप्ट अगर आपको जो बताया जाता है ना, अगर नहीं समझ में आता है ना, तो आप बेहिचक बोलिए, बेहिचक आप मैसेज कीजिए ना। आप शर्माते क्यों हैं आप लोग, आप बेहिचक मैसेज कीजिए कि सर हमको ये नए टॉपिक समझ में आया, आप क्या कीजिए हमको एक बार और अच्छा से समझा दीजिए। फिर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा इस तरह से। तो आपको इसलिए बोला जाता है ना कि आप लोग क्या कीजिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बोला कीजिए। इसीलिए तो ये ऑनलाइन क्लास भी रखा गया है। आपका ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है, जो लोग स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस रखा गया है। कि ऑफलाइन में है, बहुत सारे लोग हैं कि कहीं कहीं से देखते हैं, क्योंकि लाइव में नहीं रहते, लेकिन बाद में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, अदर अदर स्टेट से भी रहते हैं, बहुत सारे अदर डिस्ट्रिक्ट से भी है, बहुत सारे लोग गाँव से भी है जो नहीं आ पाते। तो उनको क्या होता है कि इस तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये इसलिए ऑनलाइन क्लासेस में रखा गया है। ऑनलाइन क्लासेस में रखा गया तो आपको चैट बॉक्स यहाँ पे ओपन किया गया है, आप बेझिझक मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आता है, यहाँ पे बारी आता है कि एम एस एक्सेल का प्रयोग कहाँ और क्यों किया जाता है। देखिए हम लोग सबके बारे में तो जान गए, सब कुछ जान गए कि एक्सेल इस कंपनी का सॉफ्टवेयर है, एक्सेल को हम लोग ये बोलते हैं, है ना। एक्सेल एक्सेल में क्या काम होता है, ये सभी चीज जान गए। लेकिन एक्सेल का यूज कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में अब हमको जानना है, ठीक है। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट चल रहा है ना। क्या हो रहा है, ये हमारा आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि पहले हमारा बेसिक कंसेप्ट होगा, फिर मेनू वाइज होगा, फिर आपको क्या होगा, फार्मूला का यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस को देंगे। तो इस तरह से होगा। तो अभी हमारा बेसिक कंसेप्ट चल रहा है। अभी बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या क्लियर हुआ है, क्या कोई बता सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट में जितने लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हुए हैं अभी, क्या उसमें कोई बता सकते हैं। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्द से जल्द बताइए आप सभी। इसके बारे में आपको बताना है।
कोई नहीं बता सकते हैं। देखिए यही गलती है आप सभी का, है ना। यही गलती है कि देखिए आप लोग जब क्लास जब चलता है ना, तो आप लोग को क्या करना चाहिए, आपको लाइव में रहना चाहिए और अच्छा से समझना चाहिए। नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना चाहिए, बेहिचक पूछना भी चाहिए, है ना। और अभी देखिए आप सभी को बताया गया कंसेप्ट में क्या क्या कंसेप्ट आप सभी को बताया जा चुका है। तो आप बताने के लिए, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं। यही सबसे बड़ा स्प्रेडशीट, हाँ स्प्रेडशीट के बारे में भी बताया गया है। देखिए आपको हम एक बार फिर से आप सभी को बता देते हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट के बारे में आपको हम बता देते हैं, ये क्या क्या पढ़ाया गया है। देखिए अभी आपको व्हाट इज एमएस एक्सेल बताया गया है कि एमएस एक्सेल होता क्या है ना। एमएस एक्सेल किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेल कहाँ पे रहता है, एमएस एक्सेल को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग कहाँ से इंस्टॉल करते हैं या किसको इंस्टॉल करते हैं, तो वो एमएस एक्सेल उसमें आता है। यानी कि एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं हम लोग, तो उसके अंदर एमएस एक्सेल होता है ना। उसके बाद हम लोग उसमें देखे हैं, अभी उसमें हम लोग पढ़े हैं कि एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट एक प्रोग्राम है। जब तक उसमें स्प्रेडशीट नहीं होगा, यानी कि जब तक उसमें ग्रिड लाइंस नहीं होगा, जो लाइन जो होता है रो एंड कॉलम का जो लाइन है, ग्रिड लाइंस नहीं होगा, तब तक हम एक्सेल में फॉर्मूलाज का यूज नहीं कर सकते हैं। ये सब के बारे में जाने हैं ना, ये सभी चीज के बारे में जाने हैं ना। एक्सेल का पहला वर्जन कौन सा था, उसको वो एमएस एक्सेल जो है किस किस वर्जन में अवेलेबल है, एमएस एक्सेल का वर्जन अभी अपडेट होते होते कहाँ तक अपडेट हुआ है, ये सभी के बारे में जाने हैं, है ना। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से ये होता है। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग जाने हैं, ठीक है। 9 बजे से समस्या है सभी लोगों को। आप ही लोग बताइए कितने बजे से क्लास होना चाहिए। आप ही सभी जितने लोग लाइव क्लास में आते हैं, ये आप सभी लोगों को ही बताना है कि हाँ लाइव क्लासेस कितने बजे से रखा जाए। देखिए 8 बजे भी कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, 9 बजे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 8 से लेकर 10 तक भी क्लास करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप सभी डिसाइड करके बताइए कि कितने बजे तक क्लास करना है, 1 घंटा का क्लास रखा जाए, 2 घंटे का रखा जाए, या सिर्फ 8 बजे से रखा जाए, या सिर्फ 9 से 10 रखा जाए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जाने हैं। देखिए अब यहाँ पे आता है एमएस एक्सेल का प्रयोग कहाँ और क्यों किया जाता है ना। एमएस एक्सेल का यूज हम लोग कहाँ और कब करते हैं, इसके बारे में। तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि एक्सेल का इस्तेमाल यानी मुख्यतः अंकगणितीय सवालों को कम समय में सॉल्व करने के लिए किया जाता है। देखिए एक्सेल का मेन जो यूज है ना, एक्सेल का मेन यूज जो होता है अंकगणितीय जो होता है ना, अंकगणितीय को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल मैथमेटिकल बोलते हैं। अंक का मतलब क्या होता है, न्यूमरिक होता है, न्यूमरिक यानी कि न्यूमेरिकल यानी कि नंबर, और गणितीय का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल होता है, ठीक है। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि एमएस एक्सेल का यानी कि एक्सेल का इस्तेमाल मुख्यतः अंक गणितीय सवालों को कम समय में ही सॉल्व करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए किया जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो देखिए लिखा हुआ है कि एम एस एक्सेल, यानी कि एम एस एक्सेल का, ओके कोई बात नहीं है, सभी लोग का अपना अपना ये मेंशन करना है ना कि कितने लोग कितने बजे आ सकते हैं क्लास। ऐसे 8 बजे से ही ठीक है, लेकिन देखा जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि एम एस एक्सेल का इस्तेमाल, एम एस एक्सेल यानी कि एक्सेल का इस्तेमाल अंकगणितीय सवालों को कम समय में सॉल्व करने के लिए किया जाता है। यानी कि एम एस एक्सेल का यूज हम लोग मेनली जो होता है ना, मैथमेटिकल क्वेश्चंस को, यानी कि अंकगणितीय कोई भी सवाल को, क्वेश्चंस को कम समय में क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए किया जाता है, जो कि नीचे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक्सेल का प्रयोग स्कूलों या कॉलेजों में बहुत ही ज़्यादा कई प्रकार के, यानी कई तरह के डेटा को तैयार करने के लिए किया जाता है। यानी कि एक्सेल्स का यूज जो होता है ना, एक्सेल्स का यूज हम लोग क्या करते हैं, यानी कि एक्सेल्स का यूज हम लोग नहीं, यानी कि एक्सेल्स का यूज जो होता है स्कूल्स में, कॉलेज में, क्या चीज़ में होता है, स्कूल्स और कॉलेज में। यहाँ पे स्कूल्स में और कॉलेज में बहुत ज़्यादा किया जाता है। क्या चीज़ करने के लिए, तो डेटा को तैयार करने के लिए। क्या चीज़ के लिए, डाटा को तैयार करने के लिए। जैसे कि स्कूल्स कॉलेज में क्या चीज़ का डाटा तैयार किया जाता है, जैसे अटेंडेंस हो गया, अटेंडेंस हो गया, इसमें आपका आपका एडमिशन डिटेल्स हो गया, फी डिटेल्स हो गया, है ना, पेरेंट्स डिटेल्स हो गया, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गया, एडमिशन डिटेल्स हो गया, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हो गया, है ना, ये सभी चीज़ें, ये जो भी चीज़ को आप डिटेल्स को क्या कर सकते हैं, डाटा को उसमें रखना चाहते हैं, वो चीज़ को, डाटा को बना करके आप बना सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे बच्चों के अटेंडेंस शीट बनाना हो गया, जैसे स्टूडेंट्स का अटेंडेंस शीट हो गया, एडमिशन डिटेल्स रखना कि कितना बच्चे का एडमिशन हो रहा है, ये चीज़ डिटेल्स रखना। फिर यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स रखना है, कितने पेरेंट्स फी पे किए हैं, कितने के ड्यूज है, ये डिटेल्स रखना, या कितने का मंथ लगने वाला है फी, क्या वो दिख रहा है। मार्कशीट तैयार करना, यानी कि मार्कशीट को भी आप रेडी कर सकते हैं एम एस एक्सेल में। रिजल्ट पब्लिश करना, घोषित करना का मतलब क्या होता है, रिजल्ट पब्लिश करना होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप रख, एक्सेल में क्या कर सकते हैं, इसका यूज होता है। यानी कि एक्सेल, ये जगह पर क्या होता है, एक्सेल का यूज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दुकानों में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में किया जाता है। यानी दुकान में भी इसका यूज मैक्सिमम किया जाता है। क्या, क्यों, क्योंकि कस्टमर की पूरी डिटेल्स रखना, एक कस्टमर का पूरा डिटेल्स यानी ऑल डिटेल्स रखना, कि कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर क्या है ना, कितना, मैंने कस्टमर का नाम क्या है, कहाँ का कस्टमर है, चाहे क्या सामान ले गया, ये सब चीज़ के बारे में। जैसे कि बिल भी बनाना, जैसे बिल भी आप बना सकते हैं, सेलिंग रिपोर्ट तैयार करना इत्यादि। सेलिंग रिपोर्ट तैयार करना मतलब कि आज का कितना सेलिंग हो गया, ये सभी चीज़ का भी रिपोर्ट आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं एम एस एक्सेल में। इस तरह से होता है। दुकान में भी रखा जाता है कस्टमर का डिटेल्स, कितना कस्ट आज मेरा सेलिंग हुआ, कितना कस्टमर आया था, कितना का बिल, है ना, बिल काट के भी दे सकते हैं, बिल बना के भी दे सकते हैं, सेलिंग रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं कि आज का मेरा सेल क्या था। ये सभी डिटेल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन इत्यादि, ये सभी एक्सेल का इस्तेमाल डाटा तैयार करने के लिए करते हैं। यानी कि देखिए बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स कंपनियां क्या होता है, ई कॉमर्स कंपनियां जो होता है, जो ऑनलाइन आप लोग शॉपिंग करते हैं ना, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सब बहुत सारे, स्नैपडील, बहुत सारा चीज़ कंपनियां हैं, बहुत सारा कंपनियां हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, ये भी क्या करता है, इस्तेमाल करता है किसका, ये सभी इस्तेमाल करता है, या ये सभी एक्सेल का इस्तेमाल डाटा तैयार करने के लिए करता है। अब क्यों करता है, देखिए यहाँ पे बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां जो होती है ना, ई कॉमर्स का मतलब होता है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से, यानी कि आप ऑनलाइन ऑर्डर किए, आप उस व्यक्ति को देखे नहीं है, डायरेक्ट ऐप पे गए, सॉफ्टवेयर से गए और उसको क्या क्या ऑर्डर किए, आप उसको देखे नहीं है, आप क्या किए, ऑर्डर किए, सामान आपका गया। अब इस सामान को मंगवाने का प्रक्रिया क्या होता है कि सबसे पहले अगर आप ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग नहीं किए हैं कभी, मान लेते हैं कि अमेजन आप यूज कर रहे हैं या फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा, साइन अप करना होगा। साइन अप करने का मतलब क्या होता है कि आपको उसमें ना अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। अपना अकाउंट क्रिएट करने डिटेल्स और अपना नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी हो गया, तो उसके बाद पूरा ऑल डिटेल्स फिल करना होता है। उसके बाद नियर बाई टाइप करना होता है, पिन कोड डालना होता है, स्टेट टाइप करना होता है, सब डिस्ट्रिक्ट टाइप करना होता है, सभी कुछ डिटेल्स को टाइप करके जब साइन अप करेंगे तो आपके नाम से एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ये अकाउंट जब क्रिएट होता है ना, तो ये अकाउंट क्रिएट होता है तो ये कहा जाता है उस ई कॉमर्स कंपनी का, जो उस ई कॉमर्स कंपनी का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, एक्सेल से टाई अप होता है। एक्सेल से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, टाई अप रहता है। उसमें क्या होता है
कि टाइप होता है, जिसे आप यहाँ फुलफिल कीजिएगा उसके बाद ऑटोमेटिक वहां जाकर सेव हो जाता है। आप अपना मोबाइल से ऐप को डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए, लॉग आउट कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, है ना। आप जब भी आप उसको लॉग इन कीजिएगा, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन, जब भी आप लॉग इन कीजिए उस नंबर से, चाहिएगा फिर से साइन अप करे, तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें आप कुछ उससे साइन अप करिएगा, तो उसमें लिखेगा ऑलरेडी एग्जिट। क्यों लिखेगा? क्योंकि उसका आपका डाटा जो है ना, उसके एक्सेल सीट में ऑलरेडी क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। सेव हुआ डाटा वो ऑलरेडी एग्जिट लिखेगा। आप जैसे मोबाइल नंबर डालिएगा, फिर ओटीपी जब आपके मोबाइल पे जब लाइएगा, तब क्या होगा, जैसे ओटीपी डाल के जब साइन इन कीजिएगा, तब क्या होगा, आपका डाटा पूरा दिखा देगा कि आप ये डिटेल्स फिल किए थे। क्योंकि आप कितना भी कुछ करते हैं, डिलीट कर देते हैं आपको, सॉफ्टवेयर ऐप को डिलीट कर देता है, इंस्टॉल कर देते कुछ भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो आपका डाटा वो हटेगा नहीं, क्योंकि एक बार जो डाटा आप वहाँ सेव हो गया तो ये हो गया। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी किसी भी ऑनलाइन साइट पे अपना डिटेल्स को सोच समझ के फिल करना चाहिए, क्योंकि वो डाटा आप उस सॉफ्टवेयर को ये चीज़ को हटा सकते हैं, लेकिन आपका डाटा जो है, आप जो डाटा फिल किए रहेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए रहेंगे, वो उस कंपनी के पास चला जाता है, जो कि डिलीट बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, ये सब चीज़ को सोच समझ के फिल करना चाहिए। तो वही इसमें एक्सेल का इस्तेमाल तैयार कर डाटा करने के लिए। उसके बाद आप जितना बार ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी, यानी फ्लिपकार्ट, अमेजन से, चाहे जो भी चीज़ें मंगवाते हैं, क्या होता है, बार बार आपको बिल भेजता है, नाम, एड्रेस, पूरा डिटेल्स के साथ। क्यों? क्योंकि आपका डिटेल्स उसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आपका बिल जनरेट किया आपके नाम से, आपके एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी सबके नाम से जनरेट किया, कितना का बिल है जनरेट किया, और आपको डिलीवरी बॉय के द्वारा, यानी कि जो ऑनलाइन शॉपिंग जो लेके आता है, ऑनलाइन सामान जो लेके आता है, उसके द्वारा उसमें आपको भेज दिया जाता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। तो ये होता है कि बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां भी एक्सेल का यूज करती है। हम लोग एक्सेल को फ्री में यूज करते हैं। ई कॉमर्स कंपनियां जो होती है उसको पे करना होता है। ठीक है, कोई डाउट है तो बता सकते हैं आप सभी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक्सेल एक बार में हजारों एंट्री को एक बार में मैनेज कर सकता है। यानी कि एक्सेल जो होता है ना, एक बार में हजारों हजारों एंट्री को एक बार में मैनेज कर सकता है। एक्सेल क्या कर सकता है, एक बार में हजारों एंट्री को, जितना भी आप एंट्री कर दीजिए, जितना उसमें डाटा टाइप कर दीजिए, उसको एक बार में मैनेज कर सकता है। वो भी हमें केवल एक एंट्री करनी पड़ेगी, बाकी ऑटोमेटिक एक्सेल करेगा। यानी कि कैसे मैनेज करता है, कि जब हम एक बार कोई भी डाटा को एंट्री करेंगे ना, डाटा को एंट्री करेंगे, उसको क्या होगा कि एक्सेल ऑटोमेटिक उसको फटाफट फटाफट करते चला जाता है। बशर्ते उसको कैसे एंट्री करके, एक बार एंट्री करके कैसे उसको सब एंट्री को करवाना है, ये आपके पास समझ होना चाहिए, आपको ये आना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑटोमेटिक एक्सेल नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरकारी दफ्तरों में काफी ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। सरकारी दफ्तर का मतलब समझते हैं आप लोग? सरकारी दफ्तर का मतलब समझते हैं आप सभी? सरकारी दफ्तर का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिसेज, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस, यानी सरकारी दफ्तरों में, बड़े गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी एक्सेल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, जो चीज जो बनाने के लिए हो। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, बैंकिंग सेक्टर में एक्सेल काफी हेल्पफुल साबित हो चुका है, क्योंकि यह सभी कस्टमर की डेटा को तैयार करता है। यानी कि बैंकिंग सेक्टर में एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट हो चुका है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यह सभी कस्टमर की डाटा को तैयार करता है। क्या करता है? ये सभी कस्टमर का डाटा को क्या करता है, तैयार करता है। इसलिए बैंकिंग सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि एक्सेल तब भी वरदान साबित हुआ, तभी सड़क निर्माण, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सेल तब भी वरदान साबित होता है जब कहीं सड़क का निर्माण होती है, क्योंकि सड़क निर्माण में कई तरह के डाटा तैयार करना पड़ता है, वो भी कम समय में। तो ऐसे में एक्सेल की सहारा लिया जाता है। ठीक है, यानी कि एक्सेल का यूज जो होता है ना, जनरली देखा जाए तो सभी जगह इसका यूज होता है, और ये बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही हेल्प आपको करेगा काम करने में एक्सेल का। देखिए, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक्सेल को कैसे ओपन किया जाता है। एक्सेल को हम लोग ओपन कैसे करेंगे, है ना। तो लिखा हुआ है कि एक्सेल को खोलने के तरीके, यानी एक्सेल को ओपन करने के कई तरीके हैं, जो आपको पसंद आएगा उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यानी कि एक्सेल को यहाँ पे ओपन करने का बहुत सारा आपको प्रोसेस है, यानी कि, लेकिन यहाँ पे 2-3 प्रोसेस बताया गया है। आप जिस प्रोसेस से ओपन करना चाहे एक्सेल को, वैसे आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, फर्स्ट रूल,
फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट स्टेप कैसे, सबसे पहले आपको कीबोर्ड में विंडो की प्लस आर प्रेस करना है। क्या करना है, कीबोर्ड में विंडो की प्लस आर प्रेस करना है। उसके बाद आपके सामने एक रन डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। उसके सामने एक रन डायलॉग बॉक्स मतलब कि इस तरह से एरो मारा हुआ है, इस तरह के बॉक्स खुल के आ जाएगा। उसमें आप एक्सेल लिखकर इंटर कर दें। इसमें एक्सेल लिखना है, या तो इंटर कर देना है, चाहे ये ओके ऑप्शन इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है। दूसरा दूसरा प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप स्टार्ट बटन यानी विंडो की दबाएं। सबसे पहले आप स्टार्ट मेनू यानी विंडो की दबाएं, है ना। ये क्या करना है आपको, स्टार्ट 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 बटन को क्या करना है, क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है यानी कि स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, या विंडो की को कैसे, ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट ऑप्शन इसमें नहीं दिखाया है ना। देखिए यहाँ पे जो होता है ना, लेफ्ट साइड में स्टार्ट होता है, जैसे आप लोग को अभी नहीं दिखेगा इसमें, है ना। स्टार्ट एक्सेल कैसे थाउजेंड्स एंट्री को मैनेज करता है, ये आपको समझ में नहीं आया है। चलिए ये भी बता देते हैं। जब नहीं आया समझ में तो बताना तो पड़ेगा ना। इसी तरह से बोला जाता है ना कि आप लोग को क्या करना है, बताना है। जब बताएंगे नहीं तो कहाँ से होगा, बताना पड़ेगा ना। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है, इतना को ऐड करते हैं, चाहे इसको छोड़िए, क्लियर कंटेंट। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है आप सभी। देखिए यहाँ पे थाउजेंड्स इंट्री को मैनेज कैसे करता है, जिसके में वन वन लिख दिए, यहाँ पे हम टू लिख दिए, ठीक है, टू लिख दिए। अब हम चाहते हैं कि वन टू थ्री जो है ना, वन टू थ्री पूरा थाउजेंड्स तक लिखे, तो क्या करेंगे, वन और टू हम लिखे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको पकड़ के हम इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे। देखिए ड्रैग करेंगे, देखिए यहाँ अभी कहाँ तक लिखा, 30 तक। फिर इसको पकड़ के हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। वो टाइप तो नहीं करना पड़ रहा है, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे खींच रहे हो रहा है ना। तो इस तरह से क्या करता है ना, एक्सेल थाउजेंड एंट्री को मैनेज करता है। एक बार आप क्या कीजिए, लिखिए, जैसे यहाँ पे आप लिख देते हैं संडे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए संडे, फिर इस पे क्लिक करके फिर इसको हम ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, या तो सैटरडे तक आ गया। यानी कि ऑटोमेटिक ये काम करता है ना। फिर इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे जनवरी, फिर यहाँ पे जनवरी लिख देंगे, इस पे क्लिक करेंगे। फिर ये बॉक्स जो है यहाँ पे, चेक बॉक्स जो होगा यहाँ पे, है ना, इसको पकड़ के हम क्या करेंगे, खींचेंगे। ये इस बॉक्स को पकड़ के खींचेंगे तो देखिए जब फाइल लिखा गया। तो इस तरह से क्या करता है ना, एक्सेल मैनेज करता है थाउजेंड एंट्री को। बशर्ते आपके पास जानकारी होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं कि एक्सेल ऑटोमेटिक कर देगा, आपको ये प्रोसेस भी तो पता होना चाहिए ना कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह देखिए अभी हम संडे लिखे, संडे मंडे लिख रहे हैं, अभी लिखते रहते तभी सैटरडे तक रहते, जनवरी फरवरी फिर हमको लिखते ही रह जाते। तो इससे क्या होता है कि आपको समझ में आना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, तभी तो आप एंट्री को कर सकते हैं। जानकारी नहीं तो कहाँ रहेगा। मान लेते हैं आपको 19 का पहाड़ा लिख रहा है, तो 19 लिख दिए, नीचे क्या कर दिए, 38 लिख दिए, दोनों लिख दिए। अब दोनों को सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से 19 का पहाड़ा 20 तक लिख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 20 तक, 190 तक यहाँ हो गया, 20 तक, जितना तक लिखना लिख सकते हैं। 17 का पहाड़ा नहीं आ रहा है, यहाँ पे 17 लिख दिए, नीचे 34 लिख दिए, ठीक है। ये अक्सर समझ आया कि ये व्यक्ति 17 का गैपिंग चाहता है, 17 ना के 170 हो गया, 17 के यहाँ पे। तो इस तरह से, ठीक है। कौन सा कैपिटल लेटर करना है, बताइए बताइए, कौन सा कैपिटल लेटर करना है।
बताइए बताइए कौन सा करना है। बताइए कैसे। मान लीजिए हमको फर्स्ट लेटर लेटर कैपिटल करना है, वो भी उसी कॉलम में, तो कैसे करेंगे? अच्छा, देखिए एक चीज आपको हम बताते हैं। यहाँ पे एक्सेल का जब फॉर्मूला लगाते हैं ना, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ रहेगा इस तरह से। यहाँ लिख देते हैं RAM राम, यहाँ पे लिखते हैं SHYAM श्याम, ठीक है श्याम। फिर यहाँ पे लिख देते हैं मोहन, MOHAN मोहन, ठीक है मोहन हो गया। अब आप चाहते हैं कि इसमें का बड़ा हम कर देते हैं थोड़ा टेक्स्ट के साइज को, ठीक है, कि आपको दिखे भी, सभी लोग को दिखे। ओके ओके। देखिए यहाँ पे, जैसे कि देखिए हम यहाँ पे राम टाइप कर दिए, ठीक है, राम टाइप कर दिए, श्याम टाइप कर दिए, मोहन टाइप कर दिए, ठीक है, मोहन टाइप कर दिए। अब देखिए ऐसा ही ना, मान लेते हैं कि अगर आप स्मॉल लेटर में टाइप किए हैं और आप चाहते हैं कि किस, राम लिखा हुआ है, राम का फर्स्ट लेटर R यानी कि कैपिटल हो, बाकी स्मॉल रहे, यही चाहते हैं ना? या श्याम लिखा हुआ है, श्याम का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, बाकी सब स्मॉल लेटर हो, यही चाहते हैं ना? बताइए जल्द से जल्द। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बराबर। हाँ ओके, वही बात हुआ, रोहित लिखा हुआ है और हम चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे रोहित लिख देते हैं, सपोज डैट यहाँ पे रोहित लिखा जाए, ठीक है, यहाँ पे ROHIT, सपोज डैट यहाँ पे रोहित लिखा हुआ है। इस रोहित का आर लेटर को हम क्या करना चाहते हैं, कैपिटल करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? तो बराबर इसका फॉर्मूला होता है कि बराबर प्रोपर होता है, इसका फॉर्मूला एक होता है, प्रोपर होता है, PROPER प्रॉपर होता है, ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करना होगा, फिर ब्रैकेट यहाँ से बंद कर देंगे, यहाँ से इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपका इसका नाम रोहित जो है कैपिटल लेटर में हो गया, रोहित का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। ध्यान से देखिएगा। देखिए अभी रोहित था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉपर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बराबर प्रॉपर, उसका जिस सेल में वो नाम है ना, उस सेल का नाम डालना पड़ता है। जैसे इस सेल का नाम हो गया D और 53 हो गया, ठीक है, D53 हो गया, और ब्रैकेट बंद करेंगे, क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, रोहित का फर्स्ट लेटर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो ऐसे हो गया। अब इसको पकड़ के हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे, तो देखिए ड्रैग कर देंगे ना, तो बाकी सबका ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। कैसे किए हैं? अब डाउट क्लियर हुआ आपका? मोनू, सोनू, सोनी, श्वेता, अर्चना, श्रेया,
अब डाउट क्लियर हुआ आपका? सेम कॉलम में जब करना होगा ना, तो आपको सेम कॉलम में वैसे नहीं करना होगा। सेम कॉलम में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला लगा लेना पड़ेगा। प्रॉपर का बराबर PROPER प्रॉपर करना होगा। ठीक है। और यहाँ पे इस सेल का नाम ब्रैकेट बंद कर देना होगा, इंटर प्रेस कर देना। उसके बाद क्या करना होगा, इसको पकड़ के आपको ड्रैग ऐसे कर देना पड़ेगा। ऑटोमेटिक क्या होगा सभी का, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से ऑटोमेटिक सबका हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि सेम में इस तरह से आए, तो फिर इसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, है ना। एक मिनट थोड़ा स्लो हो गया है। ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि MS वर्ड में होता है ना, कि कैपिटल करना, इच वर्ड को कैपिटल करना, तो उस तरह से करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, समस्या होता है। इसलिए इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है, इसलिए इसमें सेलेक्ट करके और आप यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ से ऑप्शंस नहीं होता है कि आप यहाँ पे कैपिटल कर सकते हैं, सुपर कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। यहाँ पे MS वर्ड में क्या होता है, जैसे कि MS वर्ड आपको निकालते हैं। MS वर्ड में जब हम यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज इच वर्ड होता है, टूगल केस होता है। तो सेंटेंस केस करेंगे, चाहे यहाँ से आकर हम क्या करेंगे, कैपिटल इच वर्ड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से फर्स्ट लेटर यहाँ पे कैपिटल हो जाता है। लेकिन एक्सेल में ये ऑप्शन आता नहीं है। इसलिए क्या होता है कि एक्सेल में ना क्या करना होता है, फार्मूला लगाना पड़ता है, प्रॉपर का फार्मूला लगाना होता है ना। फार्मूला लगा के तब क्या होता है, यहाँ पे लाना पड़ता है, यहाँ पे यहाँ से इस तरह से बराबर प्रॉपर फॉर्मूला, फिर उसका इस सेल का नाम, फिर ब्रैकेट बंद करना होता है, फिर यहाँ से इंटर प्रेस करना होता है, इस तरह से आ जाएगा। फिर इसको पकड़ के ड्रैग कर लेता हो, ड्रैग कर लीजिए। माने तो इसको हटाना है, तो डायरेक्ट से लेकर के राइट क्लिक करके यहाँ से क्लियर कंटेंट कर दीजिए, है ना। क्लियर कंटेंट कर दीजिए इस तरह से। या लेकिन अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, इसको हटाइएगा तो फिर ये भी हट जाएगा। इसलिए इस तरह से आपको लाना पड़ेगा। ये MS वर्ड नहीं है कि MS वर्ड में डायरेक्ट सेलेक्ट करके एक ही सेल में आप इस तरह कॉलम में आके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए देखिए यहाँ पे आप कितना भी ढूंढेंगे, देखिए नम अलाइनमेंट में आएंगे, फॉन्ट में आएंगे, बॉर्डर में आएंगे, फिल में आएंगे, प्रोटेक्ट में आएंगे, ऑप्शन वो मिलेगा नहीं आपको, जो आप चाहते हैं वो ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको। इसलिए क्या करना होता है कि आपको इस तरह से फॉर्मूला लगा के करना पड़ता है। और कोई डाउट है तो बताइए, और किन्हीं का कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस में था कि सबसे पहले आप स्टार्ट बटन यानी कि विंडो की को दबाएं। स्टार्ट बटन यानी कि आपका कंप्यूटर का सबसे यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में होता है, नीचे होता है। इस पे प्रेस क्लिक करें, या तो कीबोर्ड में विंडो की को एक बार प्रेस करें। उसके बाद क्या लिखा है उसमें, एक्सेल टाइप करें, है ना। उसके बाद क्या करें, उसको ओपन कर दें, इस तरह से होता है। ठीक है। और उसके बाद नीचे जो आता है ना मेनू बाइज, आपको इस तरह देखिए, जब वैसे करेंगे तो आपके पास एक होम स्क्रीन खुल के आएगा, जो कि यहाँ पे होम स्क्रीन खुल के आएगा। इस तरह से आपको दिखेगा कि आपका यहाँ पे कट है, क्लोज है, मैक्सिमाइज है, मिनिमाइज है ना। टाइटल बार है, मेनू बार है, क्विक एक्सेस टूल बार है, फार्मूला बार है, सेल नेम है, सेल है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है ना। इस तरह से आएगा। तो ये सभी चीज के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। और फिर हम लोग कल क्या करेंगे, 8 बजे क्लास ज्वाइन करेंगे। ठीक है। कभी कभी 5-7 मिनट लेट हो जाता है, इसलिए, लेकिन आप सभी को क्या करना है, आना है, आप सभी को ज्वाइन कर लेना है, 8 बजे 8:05 तक ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। सब कुछ सिखाया जाएगा, सब कुछ सिखाया जाएगा। पहले आप एक्सेल सीखिए, MS पावर पॉइंट सीखिए, फोटोशॉप, सब कुछ सिखाया जाएगा। बस अब आप सीखिए तो। आप सीखने का इच्छा रखिए, हम न सिखाए तभी तो ना। आप सभी को सिखाया जाएगा। इसलिए आप बेफिक्र रहिए कि आपको नहीं सिखाया जाएगा, सो वाली बात नहीं है। आपको सिखाया जाएगा, बिल्कुल सभी लोगों को सिखाया जाएगा। जो लोग को सीखने की इच्छा होगा वो लोग जरूर सीखेंगे। ऑनलाइन क्लास में रहेंगे तो बिल्कुल सीखेंगे। ठीक है।
सर स्मॉल लेटर कॉलम को डिलीट करने पर कॉलम को एज ठीक रहने दे रहा है। हाँ वो तो है कि आपका यहाँ पे है ना, इस तरह से आप अगर देखिए अभी आप इसमें फार्मूला लगाए हैं, इससे फार्मूला लगाए हैं, तो अगर आप इसको हटाते हैं तो ऑलरेडी हट जाएगा, है ना, ऑलरेडी हट जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से कॉपी भी करते हैं ना आप, कॉपी भी करते हैं तो देखिए यहाँ पे नहीं आएगा। इसको सिलेक्ट किए यहाँ से, देखिए कॉपी कर लिए, मान लेते हैं इसको हम यहाँ से क्लियर कंटेंट कर दिए, देखिए सब हटेगा क्योंकि हम फार्मूला लगा के लाए थे, है ना, इसको फार्मूला लगा के लाए थे, इसीलिए इसमें हम लाए हैं और फार्मूला लगा के यहाँ पे लाए हैं, इसलिए क्या होगा कि यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह से लाया जाता है। वो सभी को अगर कैपिटल लेटर करना हो, सभी को कैपिटल करना हो, जैसे कि यहाँ पे आप प्रॉपर तो आपको बता दिए हैं, ठीक है, प्रॉपर से क्या होता है कि कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, एक हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सभी को कैपिटल करना, तो एक तरह की कैप्सूल करके आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन गलती से अगर आप कैप्सूल नहीं किए और टाइप करने लगे, है ना, स्मॉल लेटर में टाइप हो गया और सबको कैपिटल करना होता है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, बराबर अपर होता है, UPPER अपर, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो ये क्या हो गया, टोटल क्या हो गया आपका कैपिटल होगा। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, ये बॉक्स को पकड़ के ड्रॉप डाउन करेंगे, नीचे को खींचेंगे, तो सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर उसी तरह से अगर हम चाहते हैं ये कैपिटल है, इसको स्मॉल करना सबको, तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है बराबर लोअर, लोअर ब्रैकेट स्टार्ट, ये सेल का नाम, फिर यहाँ से ये से इंटर प्रेस कीजिए, देखिए फिर सभी स्मॉल में हो गया। फिर इस तरह से हम ड्रैग करेंगे, सभी आ जाएगा। तो इस तरह फॉर्मूला देखिए, अभी आपके ट्रेलर है, समझिए कि अभी आपका तो बेसिक स्टार्ट हुआ है, अभी आपको फार्मूला बहुत सारा इसमें बताया जाएगा, जो कि बहुत ही आपको रियली में जो यूज होता है, आपको लोकेलिटी में, यानी कि रियली में जो आप काम करने कहीं पे जाएंगे तो जो जो यूजेज होगा वो भी, जो यूज नहीं होगा वो भी, है ना, ये सभी चीज, सभी फॉर्मूलाज आपको इसमें बताया जाएगा, सभी चीज के बारे में बताया, हर चीज को बारीकी से बताया जाएगा कि इसका इसका क्या काम है। लेकिन जब तक आपके पास बेसिक कंसेप्ट जो होता है ना, बेसिक बेसिक कंसेप्ट हो गया, मेनू बाय हो गया, फार्मूला से रिलेटेड हो गया, जब तक आपको तीनों कंप्लीट कंसेप्ट नहीं होगा, तब तक आप क्या कर सकते हैं, कुछ इसमें नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग करते क्या है ना, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि शॉर्टकट तरीका से पढ़ते हैं, शॉर्टकट से जितना आता है उतना ही पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे पढ़ने से क्या होता है ना, आप उसका कंसेप्ट को समझ पाते हैं, ना हर चीज उसके बारे में कुछ आप अच्छे जान नहीं पाते, सिर्फ आप उस क्वेश्चन को जानते हैं, है ना। लेकिन आप वही बेसिक कंसेप्ट से लेकर पूरा डीपली से जब पढ़ेंगे ना, तब आपका आप 5 साल बाद भी उसको उलट के देखिएगा, अच्छा से आप पढ़े हैं तो आप उसको बेहिचक, यानी कि अच्छा से आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास बेसिक कंसेप्ट नहीं होता है, जस्ट लाइक समझिए कि आप मार्केट में है, क्लास तो करते हैं, जनरल कॉम्पिटिटिव पे क्लास करते हैं, लेकिन आपको बेसिक नहीं पढ़ाया जाता है, बस आपको शॉर्ट में पढ़ाया जाता है। एग्जाम आया एसएससी का, तो एसएससी का सीधे आपका गेस्ट पेपर पढ़ा दिया, फिर रेलवे का आया तो रेलवे का पढ़ लिया आप। तो उस तरह से करने से क्या होता है ना, वो बस आप एक को बस एक सिलेबस टाइप का हो गया, नॉर्मली पढ़ा दिया गया, लेकिन आपको पूरा बेसिक से सिलेबस नहीं पढ़ाया गया है। बेसिक से जब आप सिलेबस पढ़ लीजिएगा ना, तो क्या होगा कि आपको बार बार जनरल कॉम्पिटिटिव क्लास ज्वाइन करने की आवश्यकता ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चा, बहुत सारे लोग को हम देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को देख रहे हैं कि जो बच्चा एक बार क्लास ज्वाइन करके पढ़ चुका है, जनरल कॉम्पिटिटिव क्लासेस कर चुका है, चाहे बहुत सारे बच्चा को देखते हैं कहीं कहीं कंप्यूटर क्लास भी ज्वाइन करके सीख चुके रहते हैं, लेकिन उनके पास अच्छा से नॉलेज नहीं होता है, फिर उनको दोबारा समय देना होता है, फिर दोबारा पैसा देना पड़ता है ना। तो इस तरह से देखिए, पैसा तो एक सेकेंडरी मैटर है, आपका तो प्राइमरी आपका टाइम होता है ना, टाइम आप बार बार एक चीज को सीखने के लिए दे रहे हैं, आप क्यों नहीं उस चीज को एक बार में अच्छा से सीख लेते हैं। एक बार में सीख लीजिए कि आपको बार बार समय नहीं देना पड़े, क्योंकि हर इंसान के पास समय का अभाव है ना, सभी तो समय नहीं दे सकते हैं हमेशा। समय ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समय को समझते नहीं है ना, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्या करना है, कोई भी चीज को सीखिए तो अच्छा सीखिए, सीखना है तो अच्छा सीखिए, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं सीखिए। अगर टाइम पास करना है तो क्या जरूरत है ये सब करने का, अच्छा से सीखिए उसको, बेसिक से पूरे बेस से उसको सीखिए कि हाँ क्या है। जैसे कि आप किसी के बारे में जानते हैं तो क्या जानते हैं, इसका नाम क्या है,
कि कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, इसके फादर का नाम क्या है, पूरा डिटेल्स जानते हैं ना। उसी तरह से आपको ये, जब आपको जब किसी इंसान को सिर्फ जानने के लिए पूरा डिटेल्स जानना होता है, नाम के साथ हर चीज जानना होता है, तो फिर आपके लिए जो लाइफ में आपको जो काम आने वाला है, अभी आईटी सेक्टर का जमाना है हर चीज का, आपको जब ये लाइफ में कभी भी यूज होगा, हमेशा यूज होने वाला है, तो इसको आप क्यों नहीं जानते हैं, क्यों नहीं बेसिक से सीखना पसंद करते हैं? बेसिक से सीखिए, जब तक नहीं सीखेगा तब तक कोई फायदा नहीं करने से, ठीक है। तो ये चीज को आप ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि मोटिवेट करने के लिए सिर्फ आप सभी को बोल रहा है, ये रियली बात है, और रियली बात ये आप सभी को बताया जा रहा है कि नहीं ऐसे होता है, यही करना चाहिए। अभी आपको जो बताया जाए ऐसे करने से होगा। आप देखिए, अच्छा से पढ़ के देखिए ना, यहाँ पे बच्चा क्या करता है कि जॉब के लिए पढ़ता है। अरे आप ज्ञान नॉलेज के लिए अच्छा से पढ़िए ना, आप अच्छा से नॉलेज के लिए पढ़िए, देखिए आपको जॉब नहीं होगा तब तो पता चलेगा ना। जॉब बिल्कुल होगा, आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो कहाँ से आपको जॉब मिलेगा? नॉलेज चाहिए ना आपके पास। आप तो पढ़े हैं, बस थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, जिससे जिस तरह की बच्चा 11th 12th का एग्जाम देता है, बाद में हॉट क्वेश्चन, एमबीडी का क्वेश्चन, क्या क्या चीज का क्वेश्चन, ये बैंक क्वेश्चन बैंक को रट रट के एग्जाम देता है, पढ़ा लिखा छोड़ के रट रट के एग्जाम देता है, तो क्या करता है, बाद में वही बच्चा आके बोलता है कि ये क्वेश्चन नहीं टकराया था। जो पढ़ा नहीं है, रट के दिया, उसको क्या पता है कि सिलेबस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किस सिलेबस का। जो पढ़ा ही नहीं है, उसको दे भी दीजिएगा आंसर शीट, साथ में एक बुक दे दीजिए, आंसर पूरा सब कुछ उसी में है, तो खोजना ही में उसका 2 घंटा 3 घंटा बीत जाएगा, वो एग्जाम फिर भी वो फेल कर जाएगा। तो ये होता है, तो जानकारी होना चाहिए आपके पास, बेसिक से आप जानकारी लीजिए, किसी भी चीज का हो, इंग्लिश का हो, कंप्यूटर का हो, साइंस का हो, है ना, चाहे आपका यहाँ पे जनरल नॉलेज का हो, सब कुछ का बेसिक, मैथ का हो, सब कुछ का बेसिक से स्टार्ट कीजिए। बेसिक से स्टार्ट नहीं कीजिएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये रियली है, आप इस बात को याद रखिएगा, ये कभी ना कभी आपको समझ में आएगा, अगर आप अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है। तो इस तरह से हम सभी को अच्छा से तैयारी करना है, डेली क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग क्लास को यहीं पे ब्रेक लगाते हैं।